Hello and welcome once again to Time Edu Sir. This is our lecture 2.6, and in this lecture we will study about potential energy in an external field. Already we have learned about potential energy, but in this lecture we will study about potential energy in an external field. This lecture have three subtopics in which we will study potential energy of a single charge, then potential energy of a system of two charge in an external field, and then potential energy of a dipole in an external field. अभी तक आपने जो पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल के बारे में, वो कुछ ऐसा पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई एक सोर्स चार्ज होता है, सपोज ये प्लस Q1 चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में या उस रीजन में हम कहीं भी किसी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट पी, इस पॉइंट पे किसी चार्ज को लेके आते हैं इन्फिनिटी से, ओके, किसी क्यू चार्ज को लेके आते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफाइन होता है। अगर एक यूनिट चार्ज है तो यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो इस पॉइंट का पोटेंशियल पोटेंशियल होगा। और जो वर्क डन आपने किया, टोटल वर्क डन, ठीक है, वो वर्क डन ही पोटेंशियल, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज यहाँ का पोटेंशियल हो जाता है। और अगर किसी क्यू चार्ज को लेके आओ तो जो एग्जैक्ट वर्क डन किया आपने वो इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। सपोज अगर आपने कोई Q2 चार्ज को लाया इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपने जो वर्क डन किया दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, यहाँ पे आया आपने जो एनर्जी में हुआ वो चेंज, मतलब यहाँ पे मान लो अगर एनर्जी आपका यूटी है, ओके, और इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो था, तो एनर्जी डिफरेंस हो जाता है आपका यूपी माइनस जीरो, दैट इज द वर्क डन। ओके, सो ये वर्क डन हमने पढ़ा, और ये वर्क डन हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है यहाँ पे, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर। ओके, सो ये था हमारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे। और इस तरीके से हमने देखा कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी डिफाइन होता है। अगर ये जो Q2 चार्ज है इसको अगर हम यूनिट चार्ज करते हैं, मतलब यूनिट चार्ज के ऊपर जो वर्क डन होगा दैट विल बी द पोटेंशियल। सो पोटेंशियल एट पॉइंट दिस पॉइंट P इज डिफाइंड एज के Q1 by R। ओके, सिमिलरली इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है यहाँ पे के Q1 by R स्क्वायर। और हमने पिछले लेक्चर्स में ये भी देखा है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ रिलेशन होता है अपना। और जो फाइनली जो हमने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंसीडर जिस बात का किया, वो ये था कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए या आपस के सराउंडिंग में किसी पॉइंट पे आप देखेंगे तो वहां पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ये दोनों कंबाइंड चीज होता है उस पॉइंट के लिए। अगर ये पॉइंट यहाँ है तो इस पॉइंट पे भी कुछ पोटेंशियल डिफाइंड होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट कंसीडर करो तो यहाँ पे भी अपना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज के लिए। तो अभी तक हमने एक एक्सटर्नल चार्ज को कंसीडर किया था, एक सोर्स चार्ज को यहाँ पे रखा था, और सोर्स चार्ज के कारण हमने निकाला था ये चीज। अब मान लो ये अगर सोर्स चार्ज हमारा काफी दूर है, या ऐसा सोर्स चार्ज जिसके बारे में हमें पता, मे वी नो और मे नॉट नो ये चार्ज हमारा कहाँ रखा, बट व्हाट वी नो कि इस रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें ये पता होता है कि इस रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। और अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पता है आपको जिसका सोर्स आप पता नहीं होता, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। okay? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास है किसी रीजन में, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा किसी चार्ज का, ओके, वो हम देखेंगे। ये हमारे पास एक रीजन है, इसे हम कह सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। इस रीजन में किसी भी पॉइंट पे स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होगा। सपोज हम इस जगह पे एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करते हैं P। इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P का हम पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं, सपोज R पोजीशन वेक्टर है ये, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड एट R मानते हैं, एंड इसी जगह पे एक पोटेंशियल भी एसोसिएटेड हो, तो पोटेंशियल हम मान लेते हैं, पोटेंशियल यहाँ पे VR होगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ER है, यहाँ का पोटेंशियल है VR। तो इस जगह पे क्या होगा कि हमें देखना है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा किसी चार्ज, मान लेते हैं कोई चार्ज हमारे पास Q है, और इस Q चार्ज को इन्फिनिटी से लाके, सपोज ये चार्ज अगर यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे हमने Q चार्ज को रखा, तो ये Q चार्ज कहाँ से लाया होगा, इन्फिनिटी से लाया होगा। तो इन्फिनिटी से लाके इस चार्ज को यहाँ पे रखने में जो हमने काम किया, वही इस जगह पे इस चार्ज के रूप में, इस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आपको समझना ये है कि यहाँ पे आप वर्क डन कितना करेंगे, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस पे इस पोजीशन पे लाने में इस चार्ज को। तो अगर एक यूनिट चार्ज को हम यहाँ पे लाके रखते तो हमारा पोटेंशियल क्या होता, इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड VR हो जाता, यहाँ का पोटेंशियल हो जाता अगर यूनिट चार्ज होता तो।
ऐसे इस बात को समझिए कि अगर एक यूनिट चार्ज को हमने इन्फिनिटी से लाया इस पॉइंट पी पे, तो हमारे पास पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है वी आर, यानी एनर्जी है हमारे पास यहाँ का वी आर, या फिर वर्क डन हमने किया वी आर। देखो पोटेंशियल इज ऑल्सो वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, बट यहाँ पे हम कोई नेट चार्ज अब लेके आते हैं, कोई क्यू चार्ज लेके आते हैं या Q1 चार्ज लेके आते हैं इन्फिनिटी से। तो अगर एक यूनिट को लाने में हमने वर्क इतना किया, तो Q चार्ज को लाने में जो हमने वर्क किया वो हो जाएगा Q इंटू V। ये R मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, दिस R बस ये R बताता है कि पोटेंशियल एट R, ओके, दिस इज द पोजीशन, दिस इज द पोजीशन। सो यहाँ पे वर्क डन हम लिख सकते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P इज इक्वल टू चार्ज टाइम पोटेंशियल of that point. So this is the potential energy stored at that point. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं potential energy at point P, और आप यहाँ पे इसे R कह के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Potential at some position R is defined as charge time. Potential energy at R is defined as charge times potential of that point. So this is the potential energy of a point charge of a single charge, not point charge, of a single charge at any point. तो इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड होता है, पोटेंशियल डिफाइंड होता है, तो वहां पे अगर कोई चार्ज को आप रखें, तो इस चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी इतना स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम एक कॉन्सिडरेशन करेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर इसे हम एक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब किसी पॉइंट से एक पॉइंट पे इसको हम एक्सेलरेट करके ले जाते हैं, अगर यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा वो 1 वोल्ट है सपोज, तो इस चार्ज में जो पोटेंशियल एनर्जी जमा होगा, या जो एनर्जी ये चार्ज गेन करेगा, द एनर्जी गेन्ड बाय चार्ज is same as the potential energy, ये चार्ज टाइम पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे चार्ज हमारे पास क्या है, चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड इन मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस हम करेंगे, तो हम देखते हैं कि एनर्जी यहाँ पे कितना स्टोर होगा, इस इलेक्ट्रॉन में कितना एनर्जी ये होगा। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड एंड 1 वोल्ट, ओके। सो कूलम इंटू वोल्ट इज जूल, ये इतना एनर्जी जूल में होगा। पहले आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लें, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। This is the potential energy, or this is the energy gained by an electron if is accelerated by the potential difference 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से किसी चार्ज को हम एक्सेलरेट करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें जो एनर्जी गेन होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे नोटिस करना है, वो ये कि ये जो हमारा एनर्जी है ना 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, बेसिकली इस एनर्जी के लिए एक स्पेसिफिक हम लोग नाम देते हैं, दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, सो दिस इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो कभी आपको दिखे कि ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, दिस इज नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। तो कभी भी जब बहुत ज्यादा, मतलब कम एनर्जी के फॉर्म में अगर हमको रिप्रेजेंट कराना होता है किसी भी चीज को, या ज्यादा के फॉर्म में करना होता है, न्यूक्लियर फॉर्म में अगर हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल एनर्जी अगर हो तो उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। इसके साथ और भी एनर्जी इसके आगे एसोसिएटेड है, जैसे अगर हम 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, 1 keV, मतलब 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज इक्वल टू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। इसको अगर आप जूल में लिखना चाहें तो 10⁻³ मल्टीप्लाइड विथ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल से सॉल्व करके आप लिख सकते हैं। सिमिलरली आपको मिलेगा एनर्जी कभी कभी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1 मेगा इज रिप्रेजेंटेड एज 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो इसे भी आप इस तरीके से 10⁻6 मल्टीप्लाइड 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल लिख सकते हैं। उसके बाद 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, GeV, एंड उसके बाद आता है 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
आपने ये है कि पढ़ा होगा 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली इसे आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई ये 10 to the power 12 multiply this joule. Okay, so this was the basic units that is defined as electron volt के फॉर्म में, जिसे हम यूनिट को कई बार डिफाइन करते हैं। इसका आगे आपको कई बार काम पड़ेगा, और एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स में तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसका वैल्यू आपको कभी भी दे दिया जाएगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के टर्म में, तो फिर आप उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे सही से। तो दिस इज दैट्स वाई इंपॉर्टेंट। ओके, now we will see the our next point, that is potential energy of a system of two charge। दो चार्ज का सिस्टम अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में हम रखते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। सब कुछ फिर से हमने एक इलेक्ट्रिक जनरल रीजन बनाया। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक चार्ज Q1 मिला के रखा, ये पॉइंट हमारा दूसरा है, यहाँ पे Q2 चार्ज को ला के रखा। तो एक ओरिजिन डिफरेंस सब मानते हैं, ओरिजिन को डिफरेंस मानेंगे, और यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर सपोज R1 है, इसका पोजीशन R1 है, इसका पोजीशन R2 है। ओके, तो और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कह सकते हैं R12। ओके, तो अब हमें निकालना है कि इन दोनों सिस्टम का, ये जो दो चार्ज मिला के सिस्टम बना है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का अगर हम टोटल बात करें तो ये होगा कि इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाके यहाँ पे रखने में और इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाके रखने में ओवरऑल कितना काम आपने किया है, वही इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले Q1 चार्ज को हम देखते हैं। तो Q1 चार्ज को जब आप लेके आओगे तो उस टाइम में हमें Q2 चार्ज को कंसीडर नहीं करना, दिस इज द वे। आप जब Q1 चार्ज को लेके आओगे उस टाइम में Q2 को नहीं लाओगे, पहले एक चार्ज को लाएंगे फिर दूसरी बार दूसरे चार्ज को लेके आएंगे। जब हम Q1 को लेके आएंगे तो इस पॉइंट पे हमारे पास कुछ पोटेंशियल होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे भी कुछ पोटेंशियल डिफाइन होगा। ओके, तो पोटेंशियल आपको पता होगा, इस रीजन में पोटेंशियल कैसे वैरी कर रहा है, आर के रेफरेंस में कैसे पोटेंशियल चेंज हो रहा है, या पोटेंशियल क्या क्या है किस पॉइंट पे, तभी आप निकाल पाएंगे कि इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी जमा है। ओके, तो Q1 चार्ज को लाके रखने में जो हमारा, हम ऐसा करके करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2, दोनों को ऐड करते हैं, इंडिविजुअली पहले निकालते हैं U1 क्या होगा। तो U1 हो जाएगा Q1 इंटू V इंटू R1। ओके, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q1। सिमिलरली अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q2 क्या होगा। जब हम Q2 चार्ज को लेके आएंगे तो इसको लाने में जो अपोज हमें मिलेगा, यानी इसके ऊपर जो वर्क डन होगा इस एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से तो होगा ही, प्लस ये दूसरा चार्ज जो है इसके अगेंस्ट भी हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज भी इसको आने में इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा तो उसके कारण भी वर्क डन होगा। तो वर्क डन विल आल्सो बी डन फॉर दिस चार्ज आल्सो। तो Q1 चार्ज के कारण भी इसके ऊपर वर्क होगा। तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास जो जमा होगा वो हो जाएगा Q2 into potential at the point R2, okay, and plus the work done against this charge। तो ये वर्क डन हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12। ओके, तो ये वर्क डन जो है, ये वर्क डन इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाके रखने में हमें करना पड़ेगा इस चार्ज के अगेंस्ट, और ये वर्क डन हो जाएगा इस एक्सटर्नल पोटेंशियल के अगेंस्ट। तो ये हो गया U2 का पोटेंशियल, और टोटल पोटेंशियल में कैसा मिलेगा, दोनों को ऐड करने से। तो हमें क्या करना है, नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू Q1 V at R1 प्लस Q2 V at R2 प्लस 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12। So this is the total potential, this is the potential energy of the system of two charge। okay, अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ये एक्सटर्नल फील्ड जो होगा यूनिफॉर्म होगा, इस पॉइंट को आप नोटिस करके रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो डाइपोल सिस्टम आपको दिख रहा है, दो चार्ज अपोजिट चार्ज का सिस्टम जो दिख रहा है, वो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस डी है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके, ये हमारा डाइपोल मोमेंट ई होगा। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट के साथ जो एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट एंगल इज थीटा। और यहां से अगर इसका हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस विल बी 2
this will be sorry 2 is d sin theta, this will be d sin theta. ओके, तो आपने पढ़ा है अभी इससे पहले वाले लेक्चर्स में कि जब हम प्रीवियस चैप्टर में कि जब हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखते हैं, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो ये दोनों चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा, ये QE और ये माइनस QE, नेट फोर्स तो इसके ऊपर 0 हो जाता है, नेट फोर्स इसके ऊपर हो जाता है 0। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेट फोर्स अगर 0 हो गया तो इसके ऊपर कुछ होगा नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होगा, ये इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। होगा क्या, नेट फोर्स 0 हो गया लेकिन इसके ऊपर एक नेट टॉर्क लगता है, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो हमने देखा था उसके लिए टॉर्क का एक्सप्रेशन डिफाइन किया था, टॉर्क वाज E sin थीटा। ओके, सो इसके ऊपर अब यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में अगर चार्ज डाइपोल को रखोगे तो इस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, ये घूमने लगेगा, ये कपल क्रिएट करेगा। ओके, जब हमारे पास टॉर्क पता है, अगर टॉर्क लग रहा है किसी भी बॉडी पे तो वो क्या करेगा, उसे रोटेट कराएगा। टॉर्क क्या करेगा, रोटेट कराएगा। और जब रोटेट कराएगा, मान लेते हैं रोटेट बाय स्मॉल एंगल, कुछ स्मॉल एंगल से रोटेट करेगा इसको, सब कुछ छोटा सा d थीटा एंगल से इसको रोटेट कराया इसने। ठीक है, पहले से जो भी पोजीशन होगा उसका, उस पोजीशन से d थीटा एंगल के लिए ये इसे रोटेट करा रहा है। तो देखो, जैसे फोर्स लगता है किसी बॉडी के ऊपर तो वो डिस्प्लेसमेंट करता है और हम निकालते हैं उसके लिए वर्क डन। सिमिलरली जब किसी भी बॉडी के ऊपर टॉर्क लगता है और वो उसे करता है रोटेट, तो हम वर्क डन ड्यू टू दिस रोटेशन या वर्क डन ड्यू टू टॉर्क निकालते हैं। देन द वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय टॉर्क, यानी वर्क डन जो होगा यहाँ पे आपको small work done to move rotate this dipole by angle d theta, तो ये small work done dw हो जाएगा torque into d theta। ओके, और यहाँ पे टॉर्क को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, लिख सकते हो आप dw इज इक्वल टू PE sin थीटा d थीटा। अब हम यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हैं। अब देखो, ये जो वर्क डन होगा ना, जितना भी एंगल आप जिस एंगल तक घुमाओगे उसको, उतना वर्क डन उस डाइपोल के लिए उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। ओके, इंटीग्रल dw PE sin थीटा d थीटा, सपोज थीटा 1 से थीटा 2 तक ये वर्क डन हो जाएगा। एंड दिस वर्क डन इज द एनर्जी स्टोर्ड। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल बाय रोटेटिंग इट थ्रू एंगल थीटा 1 से थीटा 2 अगर रोटेट करते हो तो क्या हो जाएगा, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिलेगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा। अब इसमें आप लिमिट लगाएंगे थीटा 2 थीटा 1। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस we get EE minus cos theta 2 minus cos theta 1 and potential energy will be PE into, ये हो जाएगा माइनस cos theta 2 plus cos theta 1। कन्वीनियंटली, कन्वीनियंस के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, PE cos theta 1 minus cos theta 2। Okay, so this is the potential energy stored in a dipole when the dipole is rotated from theta 1 angle to theta 2। जब डाइपोल को आप यहाँ से, सपोज ये मान लो अगर हमारा यहाँ पे ये इनिशियली एंगल इसका थीटा था और थीटा से आपने इसे रोटेट करके यहाँ पे ऐसा कर दिया, इसको रोटेट करके ये ऐसे ला दिया। ठीक है, तो जो भी एंगल रोटेट करेगा, यहाँ से कितना एंगल रोटेट किया, तो आप निकाल सकते हो कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी उतना अमाउंट का वर्क डन जो आपने किया वो सेम अमाउंट का वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें कुछ इसका पॉइंट्स की, अगर इनिशियली सपोज मान लेते हैं इनिशियली, इफ इनिशियली डाइपोल इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलरली। ओके, सो थीटा 1 को हम मान लेते हैं 90 डिग्री, मान लेते हैं डाइपोल जो हमारा एक्सटर्नल फील्ड में वो कुछ ऐसा है। ओके, ये डाइपोल हमारा ऐसा है, 90 डिग्री से अलाइंड है। तो इस केस में कितना पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होगा,
तो उस केस में देखोगे cos थीटा 1 तो 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू पीई इंटू माइनस, यहाँ पे आपने लिखना है cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके, ये cos थीटा 2 होगा यहाँ पे। तो अब थीटा 2 को हम मान लेते हैं कि 90 डिग्री से हमने इसे थीटा एंगल 90 डिग्री से थीटा 2 थीटा एंगल रोटेट किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस cos थीटा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सॉरी डाइपोल मोमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इसका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा यहाँ पे। ओके, जब हम 90 डिग्री से इसे रोटेट करते हैं किसी थीटा एंगल पे। तो अब कुछ और कंडीशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम पहला कंडीशन कंसिडर करेंगे, कंडीशन फॉर पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, जब यहाँ मान लेते हैं व्हेन थीटा, जब इस केस में अगर हमारा थीटा 90 डिग्री से, जब आप इसे मान लेते हैं इनिशियली अभी भी हम 90 डिग्री रखते हैं, और 90 डिग्री से इसे अगर हम मान लेते हैं कि थीटा अगर हमारा 0 डिग्री है सपोज इस केस में, तो इस केस में अगर थीटा हमारा 0 डिग्री होगा तो वी विल गेट पोटेंशियल एनर्जी एट माइनस पीई। तो ध्यान से समझो कि ये जो माइनस पीई हमारा है इस केस में, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल है इज द मिनिमम व्हेन डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या है कि जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये हमारा सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा डाइपोल है, ओके ये हमारा डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके साथ अगर पैरेलल रखेंगे तो उस केस में जो एनर्जी होगा इसके पास वो एनर्जी मिनिमम होगा। दिस इज द मिनिमम एनर्जी दैट विल स्टोर इन अ डाइपोल। तो ये केस होगा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का। ओके, इसके बाद हम देखते हैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी कब होगा या फिर जीरो एनर्जी कब होगा उसका, जब आप से यहाँ पे अगर P डॉट जैसे हमारे पास है ना P ई साइन कॉस थीटा, यहाँ पे अगर थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, जब हम इसे 90 डिग्री से टर्न करेंगे तो हमारा एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे 0। सो नेक्स्ट केस इज कि ये 0 एनर्जी हो गया, तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज 0 व्हेन इट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल फील्ड। ओके, so the next point is position of unstable equilibrium। unstable equilibrium, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जब हमारा थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब हमारा एंगल जो है वो 180 डिग्री पे हो। तो यहाँ पे आप देखें पोटेंशियल एनर्जी जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, ये हो जाएगा प्लस पीई। ओके, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब होगा कि ये अगर इतना एनर्जी अगर हो, सबसे ज्यादा एनर्जी है इसके पास, तो कभी भी मूवमेंट हो सकता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अनस्टेबल। ओके, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज इट्स डाइपोल मोमेंट इज एक्चुअली एंटी पैरेलल। अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल मोमेंट है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगा, तो इस केस में इसके पास एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम होगा और ये सबसे अनस्टेबल केस में होगा, स्टेट में होगा। दिस विल बी द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब समझ में आया हो अच्छे से। आप अच्छे से एक बार एनसीईआरटी बुक को जाके पढ़े, रिवाइज करें और उसमें कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, एनसीईआरटी का कुछ एग्जांपल्स है वो करें, या फिर कोई भी और क्वेश्चंस आप बना सकते हैं इस दूसरे बुक से। तो देखो जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे ये सब कंसेप्ट जैसे अभी मैंने बताया उसको थोड़ा सा टाइम लगता है क्लियर होने में। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, कंफ्यूजन होगा फिर क्लियर आउट होगा, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। So thanks for watching. God bless you all.